अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही यंग हैं और बहुत सी छोटी एज के अंदर उन्होंने बहुत से काम कर लिए हैं जो मैं अभी तक भी शायद नहीं कर पाया। वो पाकिस्तान की कल्चर एम्बेसडर हैं टू यूएस, डायना अवार्ड होल्डर भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जर्नलिस्ट भी हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड है। रमना, थैंक यू अस्सलाम सो मच वालेकुम। फॉर हैविंग मी और वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। शुक्रिया आपका, इतना आपने इम्पोर्टेंट टाइम दिया आज हमें। शॉर्ट नोटिस के अंदर आप छुट्टी पे आई थी, बल्कि हम भी छुट्टी पे हैं हाँ, तो हमने छुट्टी यूटिलाइज़ की है। डेफिनेटली। तो क्या रमना, आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या क्या करती हैं? मुझे ये बताएं, आपको जल्दी किस बात की थी? आप सारे काम इस यंग एज के अंदर आपने कर लिए हैं जो कि मैं इस उम्र तक नहीं कर पा रहा, या मैं जो काम सोच रहा हूँ वो आपने कर लिए हैं। क्या जल्दी है आपको? नहीं, ये तो आपका बड़ा फन है, आप ऐसे कह रहे हैं। जल्दी कोई नहीं है। आई ऑलवेज वांट टू बी प्रोडक्टिव। मुझे कुछ नया सीखने का बस हर वक्त एक खुजली होती है कि आई वांट टू बी समथिंग, आई वांट टू बी नोन एज समवन। सब मैं भी वो चाहूँगा मुझे इस तरह की वैसे खुजली हो। हाँ ठीक है, मैं आपको टिप्स दूंगी बाद में, सही है। एनीवेज या सो मीडिया जो है हैज़ बिन माई पैशन। जर्नलिज्म, लाइक आई वांटेड टू डू इट सिंस आई वाज वेरी यंग। मैं डिबेटर थी तो मुझे था कि डिबेटिंग कर करके काफ़ी मुकाबले बोल के, सो आई वाज लाइक ये दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट समवन जो कि फैमिली की ट्रेडिशनल बातों पे डॉक्टर बनना चाहती थी, सो आई चोज़ नॉट टू बी दैट। सो जर्नलिज्म वहाँ से शुरू हुआ। उसके अलावा कल्चरल एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में आई वेंट देयर फॉर अ सेमेस्टर एक्सचेंज। वहाँ पर यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था पूरा प्रोग्राम। पता नहीं कितने डॉलर्स लगे, मुझे नहीं पता। फुल मज़े किए मैंने, अच्छा, पढ़ाई की, जर्नलिज्म पढ़ा। वो स्पॉन्सर्ड था? स्पॉन्सर्ड था, गुड यार। फुली स्पॉन्सर्ड। लाइक आई डिडंट हैड टू पे लाइक इवन अ सिंगल डॉलर। और इसके अलावा येस, आई गॉट टू ट्रैवल ये टू। मुझे इसकी एलिजिबिलिटी आपने बाद में आप एलिजिबल नहीं हैं अच्छा, अब। अच्छा, खैर या उसके अलावा आई गॉट टू ट्रैवल लॉट। 14 स्टेट्स घूमी मैंने, बहुत मज़ा किया। मतलब आई ट्रैवल्ड, आई लर्न न्यू, आई मेड न्यू कनेक्शंस, सो इट वाज लाइक अ गुड जर्नी। उसके बाद इट्स बीन 6 मंथ्स दैट आई एम बैक टू पाकिस्तान। आज पूरे 6 महीने में, आपकी पॉडकास्ट वाले दिन। अच्छा, आप आज को 6 महीने हो गए, इसको हाँ हम अभी सेलिब्रेट करते हैं हाँ, आगे 6 से। महीने हो गए मुझे पाकिस्तान। ये सेलिब्रेशन की बात नहीं नहीं, है। अच्छी बात है ना, आप वापस आ गए, हुब्बुल वतनी आपके हाँ, अंदर हुबल कूद वतनी, कूद डेफिनेटली के। डेफिनेटली। हाँ, ऑफ कोर्स आई लव माय कंट्री, सो आई हैड टू बी बैक। और मुझे काम करना था, जो काम यहाँ पे रह के हो सकता है अपने लोगों के लिए, वो वहाँ पे रह के नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू बी बैक। अच्छा, आप बॉर्न एंड रेज इन गुजरावाला, राइट? येस, आई एम फ्रॉम गुजरावाला। आई वाज बोर्न हियर, आई स्टडीड हियर, सब कुछ यहाँ पे किया है। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, फॉर दैट आई हैव टू लीव माई सिटी। तो अब आप इस्लामाबाद में येस, आई एम रहते हैं। बेस्ड इन इस्लामाबाद। अच्छा, जो डायना अवार्ड होल्डर है वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं ना। डायना अवार्ड होल्डर, ओके। डायना अवार्ड होल्डर एक ऐसा अवार्ड है जो कि यूथ को मिलता है, पूरी दुनिया के यूथ को मिलता है। 9 to 24 के एज के अंदर जो बच्चे लाया करते हैं। मैं तो गुजर गया हाँ, ना आप उससे। गए। सो 9 to 24 जो सोशल एक्टिविज्म कर रहे होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक सोशल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा होता है, वो किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनको वो अवार्ड मिलता है। जब मुझे मिला था, सिर्फ पूरे पाकिस्तान से 10 लोगों को मिला था। गुड सो यार। आई वॉज वन ऑफ दैम। गुजरावाला से पहली बंदी हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। और या एंड द वर्क आई हैव बीन डूइंग वाज, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट, समवन हु वर्क्स एंड हु वर्क्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हु क्रिएट्स अवेयरनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से। और आई हैव बीन वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ख़वातीन को अवेयरनेस देना कि ये जो भी उनके मामलात हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर काम किया। सो उन सब चीज़ों के सिलसिले में मुझे अवार्ड मिला। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, आई एम फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड शी लीड्स पाकिस्तान। दैट इज़ लाइक माई बेबी ऑर्गेनाइजेशन। सो शी लीड्स के मतलब से आपको समझ आ रहा होगा, समवन हु इज़ वर्किंग टू एम्पावर वुमेन। क्योंकि गुजरांवाला इज़ लाइक काइंड ऑफ एन अंडर प्रिविलेज, और जिस एरिया से मैं बिलोंग करती थी पहले, इट हैज़ बीन वेरी अंडर प्रिविलेज। तो उस इलाके की ख़वातीन के लिए काम करना, या जिस तरह जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं या जो मुझे मिली, वो और ख़वातीन को कैसे मिल सकती हैं, और लड़कियां उसके थ्रू कैसे एम्पावर हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाट आई वर्क फॉर। अच्छा, एक तो मुझे बताइएगा कि जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है? इट्स लाइक ये जो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी,
जो लेडी डायना है व्हेन शी डाइड, तो उनके मेमोरियल के उनकी एक याद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, डायना अवार्ड। सो उसी से ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो उन जैसा काम करते हैं, डायना अवार्ड उनको मिलता है। जो लेडी डायना जैसा ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज करते हैं लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया के यूथ को मिलता है। गुड यार। मुझे ये बताएं कि आपने इतनी सी एज के अंदर आपने इतने काम कर लिए हैं, या आपको इंस्पिरेशन आ कहाँ से? क्योंकि आप पता है आपको, आप तो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई है सेंस में कि आप छोटी सी एज के अंदर बहुत से काम करते हैं। बल्कि मुझे लगता है हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जो इतनी कम एज के अंदर इंडिपेंडेंटली बहुत से काम कर रही हैं और विदाउट आई गेस एनी सपोर्ट। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, मैं इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ, और बल्कि आई विश यू लक कि आप इस तरह काम करती भी रहें, और बल्कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप हमारा भी काम आप ही कर रही है आप करती रहे। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? आई थिंक ये इंस्पिरेशन, दैट इज़ अ टफ क्वेश्चन। एक्चुअली वी ऑल आर ह्यूमंस। हर रोज़ हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं होती। देयर आर डेज़ व्हेन वी फील डाउन, देयर आर डेज़ जो अच्छे होते हैं, देयर आर डेज़ कि जब हमें कुछ नहीं करने का दिल करता, हम बस सोए रहते हैं, वी फील वेरी लेजी, वी फील वेरी लेथार्जिक। सो ये एक ही दिन की जर्नी नहीं है, इट हैज़ टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स, राइट? डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के। तो व्हाट हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायरिंग मी इज़ द स्ट्रगल ऑफ माई मदर, इज़ द स्ट्रगल ऑफ माई पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, हम एलीट क्लास तो है नहीं। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट जनरेट करना है, कुछ काम करना है जिसके बाद आई कुड बी रिमेंबर्ड इन सम वेज, या मेरा एक अच्छा काम हो जिससे किसी न किसी का फ़ायदा हो। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन टू वर्क फॉर द कम्युनिटी। अच्छा यार, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी चैनल्स हैं, मैं इनको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे यंग बच्चे, ये उनको बहुत कंपैरेटिवली कम बुलाता है। मतलब नॉर्मली अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखोगे आप अपना, तो ज़्यादातर वही लोग पुराने सियासतदान जो मतलब पूरा सदियों से हम देख रहे हैं वही टीवी पे आ रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चे बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वो फार्मूला 1 कार वाले लोग थे, या आजकल बच्चों के बहुत से स्टार्टअप्स हैं। जैसे मैंने बाज़ार स्टार्टअप आया, मैंने कभी उनका कोई शोर नहीं देखा कि ऊपर उन्होंने आके बात की। एयरलिफ्ट एक स्टार्टअप आया, पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप आया, मैंने नहीं देखा कभी किसी ने उसके ऊपर बात की हो या उनकी टीम को बुलाया, उनसे उसका एक्सपीरियंस लिया हो। उसकी क्या वजह? देखिए, मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक वेरी एब्सर्ड थिंग, बट या हमारी जनरेशन को या कौम को इन जनरल जो कि व्यूअरशिप है, उन सबको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको फ़न चाहिए। अगर वो कराची वाली ज़ुबान में बोलूँ ना, तो उनको सिर्फ भंड चाहिए। ऐसे ही है। इनको और कोई सीरियस कंटेंट, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंस्पायर कर सकते हैं, इनको वो नहीं चाहिए। ना ही उस पर व्यूअरशिप आती है। आप आज जाके कैलकुलेट कर लें एल्गोरिथम्स, उसके जो एक बंदा अवार्ड होल्डर है जिसने इंडस्ट्री में कोई काम करके इनोवेटिव कुछ इनोवेशन ला रहा है, उसकी वीडियो पे 5K व्यूज़ होंगे, और जो मतलब ओवर द नाइट लोग वायरल हुए हैं, उन पे मिलियंस आपको व्यूज़ मिलेंगे, और उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और बस वो छाए हुए हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जो टीवी चैनल्स हैं, वो एनजीओ तो नहीं है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं कि किसकी कौन ज़्यादा लोग क्या सुनते हैं। जो कि मुझे लगता है बड़ी सैड बात है कि किसी मुल्क में अगर ज़्यादा देखे वाला जाने वाले चैनल जो हैं वो टीवी वाले, न्यूज़ वाले हों, तो बड़ी सैड बात है कि मतलब हम लोगों को इतनी न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, हमें बहुत से डिफरेंट चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो टीवी चैनल्स वाले हैं, इनकी एक ड्यूटी है कि अगर इवन आपको जो व्यूज़ हैं वो कम भी आते हैं, लेकिन आप जब चेंज लेके आते हो ना, तो ऐसे ही चेंज आता है कि अभी फॉर इंस्टेंस मैं इस तरह के स्टार्टअप्स को देख नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है आवाम देखना नहीं चाहती। स्टार्ट में शायद व्यूज़ कम आए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत शौक है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से स्टार्टअप्स आते हैं, वी हैव 63% पॉपुलेशन जो कि यूथ है, तो वो ऑब्वियसली अगर आप उन्हें खबरें दिखाएंगे वो खबरें देखेंगे, लेकिन आप अगर इन्हें कुछ और दिखाएंगे तो वो भी तो देखेंगे। वो भी देखेंगे ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है वो मार्जिन अभी आके सोशल मीडिया ने प्रोवाइड किया है। और आपने जो सप्लाई एंड डिमांड की बात की है, उस पर व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो जर्नलिज्म है उसके एथिक्स को, मीडिया के एथिक्स को कोई मीडियम फॉलो नहीं कर रहा, या उसको उस तरह से अडेप्ट नहीं कर रहा। और जितने भी लोग हैं जो भी मीडिया को चला रहे हैं, उन्होंने मीडिया पढ़ा भी नहीं हुआ।
उन्होंने सहाफ़त नहीं पढ़ी हुई, दे डोंट नो इट, और वो पर्टिकुलरली सेठ हैं या वो जो कल्चर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग चला रहे हैं। तो जब वो लोग चलाते हैं वो अपने बिजनेस माइंडसेट से चलाते हैं। दे फॉरगेट कि मीडिया का काम एजुकेट करना है, मीडिया का काम एंटरटेन करना है, और मीडिया का काम न्यूज़ को डिसेमिनेट करना है इन अ पॉजिटिव वेज। हम 8 बजे 9 बजे का टॉक शो लगा लें, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। ये सियासतदान इससे लड़ा है, ये इससे लड़ा है, चीखो पुकार चल रही है, दैट इज़ नॉट इवन जर्नलिज्म। सो ये अलग ही चल रहा है बस। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर किसी जर्नलिस्ट या एंकर को अगर आप सुनते हो और आपको पता चल जाए वो किसको सपोर्ट करता है या वो किन के अगेंस्ट है, तो मुझे लगता है वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो एंकर भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े अनबायस्ड होने चाहिए। अब जैसे हम टीवी लगाते हैं ना, अगर चले न्यूज़ की बात ही कर लेते हैं कि ये लोग न्यूज़ ही चलाते हैं, जब मैं इनको सुनता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि यार ये लोग बायस्ड हैं, मतलब टूवर्ड्स लाइक किसी पार्टी के या किसी बंदे के, या उस मयार को ही आप बेहतर कर लें कि आपके जो जर्नलिस्ट हैं कम से कम वही बेहतर हो जाए, को अच्छी बातें करें। अदरवाइज़ अगर वो अपना पॉलिटिकल व्यू रखते हैं वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किसके अगेंस्ट है उनकी बातों से मुझे नहीं पता चलना चाहिए। जैसे मैं किसी भी आप टीवी चैनल का किसी मुझे जिक्र करेंगे ना किसी बंदे का, मुझे चैनल का पता होगा कि ये एंटाई वो पीटीआई है या पीएमएलएन है या फलां है या वो किसी को सपोर्ट करता है, ये दैट इज़ वेरी रॉन्ग। दैट इज एटलीस्ट अगर जो वो काम कर रहे हैं उसी में ही थोड़ा बेहतर हो जाए, वो क्यों नहीं होता? अच्छा, ये क्यों नहीं होता? इट्स लाइक अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, बट जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं, मैंने यूएस में भी पढ़ा और फिर पाकिस्तान में भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो एक जर्नलिस्ट की आप अभी गूगल से भी डेफिनेशन उठा के देख लेना, तो उसमें सबसे पहला लफ्ज़ ये होता है कि एनी वन हु रिपोर्ट्स द न्यूज़ इन एन अनबाइस्ड वे। एक ऐसा बंदा जो न्यूज़ को रिपोर्ट करे, हैपनिंग को, इवेंट को रिपोर्ट करे इन एन अनबाइस्ड वे, लेकिन वो नहीं करता। बीइंग अ ह्यूमन, वो कह सकते हैं कि वी कैन नॉट बी वेरी न्यूट्रल, सो हम हमारे बाइसेस किसी ना किसी साइड पे चले जाते हैं, लेकिन बट व्हाट आवर जॉब इज़ टू रिपोर्ट इन एन अनबाइस्ड वे। लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आ जाता है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इन एन अनबाइस्ड वे, लेकिन वो भी फिर उसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जिसको फिर हम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कह देते हैं, या अगर कोई राइट पे तो वो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, दरमियानी रास्ता कोई इख्तियार नहीं करता। तो एग्जैक्टली, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो और या आप कोई भी किसी भी आप चैनल में काम करते हो, अब मैं एक एज ए व्यूअर मैं चाहता हूँ, मैं टीवी इसलिए लगाता हूँ कि मुझे चलो कुछ चीज़ें पता चलें और फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन कायम करता हूँ। लेकिन जब एक कोई बाइस्ड बातें होंगी या किसी के अगेंस्ट, जब कोई भी आप अगेंस्ट हो या आप किसी को सपोर्ट में हो, तो मुझे जो सच है मुझे पता ही नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो किसी की जो अगर मैं किसी चैनल की बात करूं या इवन किसी इंडिविजुअल की बात करूं या किसी इदारे की बात करूं, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब मुझे यकीन नहीं आता किसी की बात पे, किसी जर्नलिस्ट या किसी चैनल की, कि ये सच बोल रहे होंगे। अच्छा, उसमें एक वजह ये है कि आफ्टर द कोविड-19 देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, और ये हमने पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा पीक देखी है। वो जब ट्विटर पे ट्रेंड्स चले हैं, इट वाज़ वेरी हार्ड टू वेरीफाई द न्यूज़ कि क्या ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा सच्चाई से फैलाई जाती है कि वो सबको फेक न्यूज़ होती झूठी खबर है, लेकिन इतनी सच्चाई से फैलाई जाती है कि सबको वो सच लगने लग जाता है, एंड पीपल डोंट इवन बॉदर टू वेरीफाई इट। तो ये सारे न्यूज़ के एथिक्स हैं, ये मीडिया के एथिक्स हैं, ये जर्नलिज्म के एथिक्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते वक्त सिखाए जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, वी डोंट प्रैक्टिस इट अलॉट। सो बट बीइंग वर्किंग इन एन इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सो इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरी ट्रेनिंग हुई है, एंड दे वांट अस टू डू इट इन अ सर्टेन वे कि क्रेडिबिलिटी हो न्यूज़ की, और उसके अंदर कोई ऐसी बात हम ना पोस्ट करें जिस पे लाइक इफ़ आई हैव टू रिपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी किया कि सुनने में आ रहा है कि आम का जायका जो है तब्दील हो गया है। तो मुझे पता है तब्दील हो गया। अगर मैं आपसे एज अ दोस्त बात करूं या एज अ मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है तब्दील हो गया, लेकिन मैंने व्हेन इफ़ आई एम रिपोर्टिंग एज अ जर्नलिस्ट, सो आई हैव टू से कि ख़बरों में आ रहा है या सुनने में आ रहा है, लोगों के ये व्यूज़ हैं कि आम का जायका तब्दील हो गया है और इसमें वो मिठास नहीं है जो पे, बिकॉज मैं अपने व्यूज़ नहीं बता सकती, मुझे लोगों को बताना है और लोगों के लिए बताना है और लोगों के बारे में बताना है। सो या नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मली मैंने बताया कि हमारा ज़्यादा सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाता है टीवी चैनल से, उसके बाद फिर अब सोशल मीडिया भी आ गया, और वो जो आप बात कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है कि अब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है कि आप उसको सही गलत का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो चुका है। फिर अब उसके अंदर AI आ गई, AI ने और ज़्यादा मुश्किल कर दिया कि आपको पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है।
लेकिन मैं प्रिसाइजली एंकर्स या टीवी चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग ज़्यादा टीवी चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमें उनकी बातों से थोड़ा या सच हम जान सकें। वो अपना बताएं ना कि सच ये है या झूठ ये है, वो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दें और हम डिसाइड कर लें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इस जो मीडिया साइड है वो बहुत ही वीक है, या हम बहुत उसमें पुअर है, क्योंकि जिस तरह हमें काम करना चाहिए प्रोफेशनली हम उस तरह करते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब वही देखते हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं अपनी पर्सनली, तो मेरा बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। मुझे सब चैनल्स का पता है कौन किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर हमें बहुत सी जेन में बातें आती हैं, शायद ये उनसे पैसे लेते हैं या पता नहीं क्या आपके जेन में है ना, आपके आ सकता है। हाँ, फिर वो लिफाफा सहाफ़ी, हाँ, इस तरह की हमने चीज़ें भी सुनी हैं, वो आती हैं। उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि और वो फिर पुराने लोगों ने ऐसे वो चीज़ें सेट कर दी हैं, ऐसे पैरामीटर सेट कर दिए हैं, तो फिर आगे जो आने वाली जनरेशन है उनको उस तरह से मौका नहीं मिल रहा है, या इस तरह के सीनियर लोग बैठे हुए हैं कि वो नए लोगों को मौका नहीं दे रहे उस तरह से। जो यूथ है अब लिटरली वुड यू इवन बिलीव दैट कि अभी आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट येट, लाइक आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर। सो बहुत से ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता कि दे कैन गेट टू वर्क इन द फील्ड एट वेरी स्टार्ट। मुझे BBC उर्दू के साथ व्लॉग्स करने का मौका मिला, वहाँ से थोड़ा मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बढ़ा, वहाँ से आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे हाउ इट वर्क्स, हाउ इट हैपन्स, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एंड देन व्हेन आई वाज इन स्टेट्स, तो फिर मुझे थ्रू ट्रैवलिंग आई गॉट टू एक्सपीरियंस अ लॉट, और फिर मैंने उन सारी चीज़ों को ट्रैवलिंग व्लॉग्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया एज अ फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर विद AIY। दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस कि रिमोटली काम करना पड़ा है। सो अब आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से जो हमें एक लेवरेज मिल गया है, अब वी आर डूइंग पॉडकास्ट और ये जाएगी और हमें नहीं पता, हम वो सारी चीज़ें को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इट्स इवन गेटिंग अ मीडियम एंड वी आर ट्राइंग टू डिसमिनेट, हम जो भी लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक मीडिया अगर उससे से नहीं भी इतना रोल प्ले कर पा रहा, तो सोशल मीडिया ने वो लेवरेज दे दिया है और बहुत सी चीज़ें और आ गई हैं जिसके थ्रू people can get advantage of the information or whatever is happening in the world. अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छी बात भी है कि जैसे इंटरनेट के आने की वजह से बहुत सी इंफॉर्मेशन और फिर हमें राय देने का मौका मिल जाता है। नॉर्मली पहले नहीं था कि मैं राय नहीं दे सकता था, सही गलत की बात नहीं कर सकता था, लेकिन सोशल मीडिया अब सबके पास है। जैसे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, वो फिर हर एक की एक्सेस में है सोशल मीडिया। तो ये एक अच्छी बात भी, और ये इन द सेम वे मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सही गलत का पता नहीं चलता। अच्छा, चेक एंड बैलेंस से मुझे याद है कि जो मीडिया साइड है, जो जर्नलिज्म है या जो चैनल्स हैं, आप लोगों को मॉनिटर कौन करता है, कौन चेक एंड बैलेंस आपका रखता है, कौन आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये वगैरह, वो कौन करता है? एग्जामिन कौन कर रहा है आप लोगों को? एग्जामिन कौन कर रहा है? Okay, so I'm not working in the national media, so I don't know a lot about that because it's my first office job. Previously, I have been working remotely. So मुझे जो मेरे लाइन हेड होते थे वो मुझे कमांड कर रहे होते थे कि you have to do this, you have to do this, और वो मैं सब कुछ कर लेती थी. What I'm doing right now is like I'm producing social media content because we are web based. तो जो हमें मॉनिटर कर रहा है इट्स लाइक अ न्यूज़ रूम, और वहाँ पे मेरे 2 लाइन कंट्रोल मैनेजर हैं, उसके बाद मेरे एक बॉस हैं। सो दे बेसिकली उनसे वो सारा काम अप्रूव होता है। आई डू माई रिसर्च इफ़ आई वांट टू डू पर्टिकुलर थिंग। आपको मैंने कुछ वीडियोस भी भेजी होंगी, शायद आपने देखी होंगी, राइट? सो वो ऐसे नहीं कि अगर वो भेजती है तो इट हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ प्रोसेस बिफोर गोइंग ऑन द स्क्रीन। वो 2 लाइन मैनेजर्स अप्रूव कर रहे हैं, स्क्रिप्ट की प्रूफ रीडिंग हो रही है कि आइदर इफ द इन्फॉर्मेशन इज़ क्रेडिबल और वैलिड, और अगर ये यूज़र के पास जाती है तो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ क्या उससे उसको नुकसान तो नहीं होगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग वेरीफाइड इन माई केस, बट नॉट एवरीवन डज दैट। लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है। हम बहुत नेगेटिविटी के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है। सो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, सो दैट पीपल आर अवेयर। अभी आपको पता है ये आफ्टर 9th में ये जो भी वाक़यात हुए हैं, इट हैज़ ऑल बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई है, जो सारे मामला हैं, वी विल नॉट डिग डीपर इनटू दैट, ओके, बट जो भी हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से एक रेगुलेशन हो रही है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में इंटरनेट बैन हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन चेक एंड बैलेंस इन सम वेज हो रहा होता है।
अच्छा, जो उस पे मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता श्योर श्योर, क्योंकि मुझे सेफ्टी पहले या आती है, डेफिनेटली। तो इसलिए उस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। लेकिन आपने इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की बात की कि आपने इंटरनेशनली आप काम कर रही हैं और जो नेशनली है वो आपने कम काम किया हुआ है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आपने चूँकि काम किया हुआ है दोनों के अंदर, राइट? तो मेजर डिफरेंस क्या आते हैं एज एन जो लोग हैं, इन्वायरमेंट है, और जो कह लें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो उसका क्या डिफरेंस है, उसको किस तरह आप देखते हैं? Oh my God, this is such an important question and I would like to address it in a way कि मैंने जब मुझे awards वगैरह मिले पिछले साल 2022 वगैरह में, so I got a chance to enjoy the screen. I have not been a part of national media in the way कि I have been working as an anchor और वो सारा सीन नहीं, वो सीन नहीं था। मुझे लाइक स्क्रीन एंजॉय करने का मौका तो मिला तो मुझे बिहाइंड द स्क्रीन सारी चीज़ें देखने को मिली कि हाउ इट हैपन्स, हाउ इट वर्क, कैसा न्यूज़ रूम होता है, क्या होता है, वो सारे मामला। एंड देन आई गॉट इनटू इंटरनेशनल मीडिया। सो आई थिंक जो यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग विद राइट नाउ इज़ पीपल आर वेरी प्रोफेशनल, और एक वर्क सेंस है, एक इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, जेंडर इक्वालिटी वाले चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जितनी बॉयज़ हैं उतने गर्ल्स होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और फिर गर्ल्स के साथ लाइक इवन माई बॉस इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड टू मी, और मुझे बिकॉज आई एम लाइक अ रिसेंट न्यू ज्वाइनी, तो उन्होंने सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। एंड द वन थिंग जिसकी वजह से मतलब मेरा बहुत और दिल किया कि यार दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड आई शुड बी वर्किंग हियर, दैट वाज लाइक व्हेन इट वाज माय फर्स्ट डे, सो माय बॉस कॉल्ड माय ऑल द टीम एंड ही वाज लाइक शी इज़ अ न्यू गर्ल so into the field, but I have seen some potential in her. So अगर इसको काम नहीं आएगा, इसको ये गलतियाँ करेगी तो आपने इसको डिस्करेज नहीं करना। सो फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट इवन अ ग्रेजुएट येट, और उसके लिए ये बात कोई इतना सीनियर पोजीशन वाला बंदा बोले, एडिटर इन चीफ किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। सो वहाँ पे जो वर्क एथिक्स हैं, प्रोफेशनलिज्म है, न्यूज़ रूम का इन्वायरमेंट है, इट्स वेरी गुड। मतलब आई फेल्ट जब मैं गुजरांवाला से जा रही थी, मूविंग टू इस्लामाबाद वुड बी हार्ड फॉर मी, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि पीपल आर वेरी हेल्पफुल। जो चीज़ नहीं आती पीपल आर वो सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, एंड दे आर इनकरेजिंग। सो आई थिंक बहुत डिफरेंस है ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया जो पाकिस्तानी है और इंटरनेशनल में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, आपने बात की कि जो आपके बॉस हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर एज एन एम्प्लॉई मुझे जो मेरे ऊपर के लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं इन अ वे, या मतलब मेरी वो तारीफ़ कर देते हैं, या मुझे वो कह देते हैं कि अगर तुमसे कुछ बुरा हो गया मुझे मसला नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इवन अगर आपका कोई बुरा दिन चल रहा है और बॉस या आपके आते जाते लोग कोई आपको कुछ कह देते हैं ना अच्छा, तो आपको लगता है कि वो आपका दिन बन। हाँ, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं था वेस्ट वर्जीनिया में, एक इंटर्नशिप कर रहा था, एक रिजॉर्ट था, स्नोशू उधर था। अच्छा, मैं एक दिन काम कर रहा हूँ, अब वो सैटरडे था मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक गोरा आता है, मुझे आगे कहते हैं थैंक यू सो मच। मैं जानता नहीं हूँ, एकदम आया, हम लिफ्ट में थे, मैंने कहा थैंक यू। मैं तो जॉब कर रहा था। मैंने कहा क्यों भाई? मुझे कहते हैं नॉर्मली हम अपनी वेकेशन पे ना काम नहीं करते, तो आप लोग काम कर रहे हो और हमारी वेकेशन अच्छी बना रहे हो, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। यार मुझे समझना है मैं क्या बोलूं कि यार उस बंदे ने क्या कह दिया। मुझे तो 5-10 मिनट लगे सिर्फ ये सोचते हुए कि यार उसका वो क्या उसके ज़हन में था, और उसने मुझे कहा, उसने मेरा वो सब कुछ वो दिन ही बदल दिया। और आप देख लो, आई गेस इट्स बीन 4 years और मैं आपको भी वो आज वो किस्सा सुना रहा हूँ, छोटा सा एक्ट था। तो ये जो छोटे छोटे एक्ट है ना, एज आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो या इन जनरल हम सोसाइटी के अंदर आप काम कर रहे हो, या कुछ जैसे आप काम कर रहे हो तो मैं आपको कह देता हूँ रमना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने आपको अप्रिशिएट कर दिया, तो वो जो आपका दिल है ना वो एकदम आप ऊपर आ जाते हो कि यार मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आप भी यूएस रह के आए हो और मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का और हमारा जो कल्चरल डिफरेंस है, और मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी आके थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसका नेगेटिव बैकलैश भी आया इन सम वेज। आपको पता है वहाँ पे अगर इफ़ वी आर स्ट्रेंजर्स सो वी विल सी ईच अदर एंड वी विल स्माइल। कोई ठरक वाला सीन नहीं है, बस सिंपल स्माइल करेंगे, राइट? तो पाकिस्तान में एक दो बार मतलब आई वाज वेरी न्यू हियर, मैंने एक दो लोगों को स्माइल किया, दे वर लाइक
ये स्माइल करा रही है, इसका मतलब क्या है? और वो मुझे मतलब रिवर्स कल्चरल शॉक। उसके बाद यू नो पीपल आर, हे आई लाइक योर शर्ट, हे आई लाइक योर वॉच, हे आई लाइक योर ड्रेस। और इतने इतने छोटे कमेंट्स से आपका दिन बन जाता है, राइट? एंड वी डोंट हैव दिस थिंग हियर इन पाकिस्तान। और आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे कि आप ऐसे किसी स्ट्रेंजर को यू नो एक कमेंट पास करके किसी के चेहरे पे खुशी लाने का बायस बन रहे हो। एंड इन सम वेज वो नबी पाक की हदीस भी इससे मतलब हो रही है कि यू नो आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पर स्माइल आ रही है तो एक सदका है। सो आई थिंक ये एक चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में, एंड वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। ये मुझे लगता है ये बड़ी, मैं ना स्पेन के मैंने लोग देखे हैं कि वो बड़े जॉली हैं। अच्छा। और वो आते जाते शुक्रिया और सॉरी वगैरह वर्ड्स वाले बड़े इस्तेमाल करते हैं। इवन पूरे यूरोप के अंदर लोग इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि एज अ चाइल्ड हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपको सॉरी थैंक यू विदाउट वजह भी कहना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे हमारे इधर है ना कि अगर आपने गलती की है, आप सॉरी नहीं बोलते। मतलब अगर आपकी गलती है ना, मैं आपको आप मुझे आके लगी हैं, तो मैं अगर आपको बोलूँगा ना तो मैं डरूंगा बोलते हुए कि कहीं आपको, हालांकि आपकी गलती है, आपको सॉरी बोलना चाहिए। तो शायद आप ही मुझे कह दो हाँ भाई अन्य है तेनों लभदा नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ उलट है कि मतलब जिसकी गलती थी उसको सॉरी बोल देना चाहिए, अगर इवन गलती ना भी हो। आई थिंक ये बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, छोटे से वर्ड्स हैं, 4 लफ्ज में क्या है, और इतने पावरफुल है, इनका इम्पैक्ट इतना जनरेट होता है कि अगला सोचता रहेगा मतलब गलती मेरी थी और मैंने आपको सॉरी बोल दिया, सो यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, आप माफ़ भी कर दोगे, या आप मुझे शर्मिंदा कराने के लिए भी सॉरी बोल दो तो शायद मैं ही शर्मिंदा हो जाऊँ कि यार गलती मैंने की है और ये बंदा मुझे सॉरी बोल रहा है। फौरन सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बड़े इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं, और इसको हमारे कल्चर में जब आप सॉरी बोलते हो ना तो उसी टाइम आप सोचना शुरू कर देते हो यार, मतलब आपको ना थोड़ा एहसास हो जाता है। इवन आपकी गलती नहीं भी, आपने सॉरी बोल दिया ना तो मेरे अंदर वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी कि यार उसकी नहीं, तो मैं वो फिर दोबारा ना आपको अपोलोजाइज कर लूँगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है सोसाइटी के अंदर बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे को सॉरी बोलें, एक दूसरे को थैंक्स बोलें। सही बात है। मतलब मुझे मेरे साथ तो अब सॉरी मेरे में इतना ज़्यादा आ चुका है, या थैंक यू मुझे कोई पानी पिला के देगा, मुझे कुछ मेरे लिए दरवाज़ा, अच्छा दरवाज़ा खोलने वाला जो यूएस में कल्चर था नक, आई मीन इट वाज लाइक वेरी हेल्पफुल। और आप अगले बंदे के लिए एक इम्प्रेशन डाल रहे हो, एक काइंडनेस का, एक जेनरोसिटी का, और यहाँ पे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर जाते हैं। और अच्छा एक और चीज़ भी, एक तो ये है, फिर कई लोग यहाँ आप ये भी नोटिस करना कि अगर आप किसी के लिए इस तरह का काम कर रहे हो तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेगा, उसे लगता है कि वो ये चीज़ डिजर्व करता है, बट यू आर डूइंग आउट ऑफ काइंडनेस, एंड बिकॉज कि आपके एटिकेट्स में आपको ये चीज़ सिखाई गई है कि यू नो यू हैव टू बी काइंड टू पीपल। तो लोग उस पर ना शुक्रिया बोलते हैं, वो फिर आपको गुस्सा भी चढ़ता है यार, मैं एक बंदे के लिए मतलब वो लोग ना, हम लोग बहुत सी चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड ले जाता है। इवन अच्छा दोस्त, मुझे लगता है कि आप उसको बड़ी कदर करनी चाहिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्तेदार या आपके नेबर्स, आपको कोई यार आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है या एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, तो मुझे लगता है कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। कोई भी शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट है, और मुझे लगता है आजकल के दौर में अगर कोई आपको एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुँचा रहा ना, तो आप उसका बेहद शुक्रिया अदा करें। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ग्रेटफुलनेस हमारे में उस तरह से इनबिल्ट नहीं है। कि ट्रैवल किया हुआ है, आपने कहा कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मैंने उससे सीखा है। हाँ, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग को एलैबोरेट करें, वो क्या जो ट्रैवलिंग लोग कहते हैं जी, जो ट्रैवलिंग एक्सपोजर देती है वो आपको ऐसे नहीं मिलता, कितना सच है ये बात? ट्रैवलिंग जो एक्सपोजर देती है, ओह माय गॉड, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली मतलब आप एक ऐसी लड़की से पूछ रहे हैं जो गुजरांवाला जैसे शहर की है। अभी आपने देखा कैसा एनवायरनमेंट है हमारे सिटी का। तो आई थिंक ट्रैवलिंग आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। सबसे पहली बात तो आपको लाइक इफ़ आई एम सिटिंग हेयर वेरी कॉन्फिडेंटली, आई एम टॉकिंग टू यू, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इधर कैमराज लगे, इतने ज़्यादा लोग हैं आ जा रहे हैं, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम यू नो इन टू द मोमेंट राइट नाउ जो चल रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ट्रैवलिंग सिखाती हैं। ट्रैवलिंग आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाती है, ट्रैवलिंग आपको आपकी बजट मैनेजिंग सिखाती है, ट्रैवलिंग आपको, और मैंने सोलो ट्रैवलिंग की बात करी हूँ, एंड बीइंग अ वुमेन, इट्स पाकिस्तान में तो ख़वातीन को अकेले सफ़र करने का मौका ही नहीं मिलता, ना ही हमारा कल्चर अलाउ करता है अनफॉर्चुनेटली, ना पेट्रियार्कल प्रॉब्लम्स और वो सारी चीज़ें। सो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट टू दैट पोजीशन दैट यू नो यू आर एबल टू ट्रैवल सोलो।
खैर ये आपको मुझे कॉन्फिडेंस मिला सारा, मतलब आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ यू नो, लेकिन फिर भी मतलब यू नो मूविंग टू अ स्टेट, मूविंग टू अ कंट्री जहाँ पे आपकी कोई रिलेटिव्स नहीं है और यू आर द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम योर फैमिली कि आप ट्रेवल कर रहे हो अमेरिका में डायरेक्ट, पहली मुल्क ही अमेरिका है। अच्छा पहला हाँ, माई फर्स्ट कंट्री वॉज यूएस और पहला मुल्क यूएस है और मेरे लाइक आई वॉज वरीड और अम्मा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे हक किया एंड आई वॉज लाइक परेशान कि अब क्या होगा। लैंडिंग डीसी में हुई, अच्छे दिन गुजर गए, उसके बाद आई हैड टू गो टू माई होस्ट यूनिवर्सिटी दैट वाज मिनेसोटा। अब मेरे पास सिम नहीं है, फ़ोन में सिम नहीं है, मतलब डॉलर्स हैं लेकिन पता नहीं यार कैसे यूज़ कैसे करना है, क्या होगा। सो वो सारा फियर माइंड में क्यूमुलेट है कि क्या होगा और मैं जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ किसी को नहीं जानती। हाउ वुड आई कॉन्टैक्ट पीपल, मुझे कैसे पता चलेगा ये बस लेनी है, ये बस मिस हो गई तो मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूँगी। खैर जब वो सिचुएशन में गई एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ और मुझे लगा कि मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही थी। और फिर मैंने लोगों को देखा और वहाँ पे एक बड़ी फैसिनेटिंग बात थी, मतलब 60 ईयर्स की ओल्ड ख़वातीन मर्द हज़रात, दे आर ट्रैवलिंग, शॉर्ट्स पहने हैं, मतलब जिम वाले कपड़े हैं, दे आर ट्रैवलिंग ऑल बाय देयर सेल्फ और मतलब दे आर वेरी हैप्पी और कोई किसी को कंसर्न नहीं है। तो मुझे वहाँ की ना ये सबसे फिट बात है। अगर नोटिस किया हो ना तो अगर आप सुबह 6 बजे उठो ना उधर, हाँ, तो आप देखोगे बहुत से बुजुर्ग होंगे, उन्होंने लॉन्ग कोट पहने होंगे। हाँ, खवातीन है अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड, मैंने यूरोप के अंदर ये देखा हुआ है हाँ, कि वो आप 80-90 साल की खातून है यार, उसने इतना प्यारा लॉन्ग कोट पहना होगा, हैट पहनी होगी और वो सुबह कहीं जा रहे होंगे और वो मुझे वॉक नहीं कर पता रहे हैं, हाथ में कॉफ़ी पकड़ी है। और हमारे यहाँ 80 साल का कोई बंदा है तो वो ऑफ कोर्स आपको बिस्तर में मिलेगा, जो हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है, नो प्रोडक्टिविटी, काम नहीं करना, ख़वातीन स्पेशली बस घरों के काम करने और कोई काम ही नहीं करना उन्होंने। सो अच्छा, हम ट्रैवलिंग के एक्सपोजर की बात कर रहे थे। हाँ, सो आई थिंक द पर्सनैलिटी एंड द पर्सन हु आई एम, द ट्रैवलिंग हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी। इसने मुझे नए लोगों के साथ रहना सिखाया है, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ। इट टीचेस यू को एग्जिस्टेंस, इट टीचेस यू हाउ टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, इट टीचेस यू सो मैनी थिंग जो आप अपनी कंट्री में रहकर नहीं सीख सकते। सो आई थिंक येस। अच्छा मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, हमारे सारे काम ज़्यादातर घर वाले कर देते हैं या घर वाले नहीं, अम्मी या अब्बू, या आपके जो बाहर के काम है वो रेफरेंस बेस्ड हो जाते हैं कि आप उस तरह से ना आपको सारे कामों के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मुझे लगता है हमारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा मैटर इसलिए भी करती है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हम होते हैं अपने ओन के ऊपर। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, वहाँ से जब आप आगे जा रहे हो आपको पता है कि भाई आप ना आपकी यहाँ पे कोई सिफारिश है, ना आपका कोई यहाँ पे बंदा है जो आपका यू नो कस्टम्स वाले मामला हल करेगा। तो और आपको और हम वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रह के वी डोंट फॉलो रूल्स, वी डोंट फॉलो लॉ, लेकिन हम वही लोग हैं कि बाहर के मुल्क में जाके वी फॉलो एवरीथिंग और हम वहाँ पे जाके उधर फाइन बहुत देना पड़ता है। हाँ, उधर फाइन बहुत देना पड़ता है एंड यू बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। So when you can do it there, why can't we do it here? Obviously यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और मैं एक और बात बताती हूँ, मतलब when I came back from States तो मुझे बड़ी आदत थी भाई, एक रिवर्स कल्चरल शॉक वाला फेज भी चल रहा था। डस्टबिन, मतलब हर गंद मैंने डस्टबिन में फेंकने, सड़क से नीचे नहीं फेंक। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया थे, बोले ये क्या तुम अपनी यूएस वाली मम्मी डैडी हरकतें कर रही हो, फेंको सड़क पे। मैंने कहा मम्मी डैडी नहीं है भाई, है ये पढ़ी लिखी हरकतें हैं और इसलिए तो हम पीछे हैं। अगर आप बाहर ऐसे नहीं कर रहे ना तो आपको कोई गोरा इस गंदी नजर से देखेगा, आपको वो गाली भी दे सकता है कि वो आपने कोई ऐवी लिटरिंग कर दी है, या इवन आपने प्लास्टिक को प्लास्टिक वाली जगह पे नहीं फेंका, हाँ, रिसाइकलिंग बिन में, तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करते हैं। और मुझे लगता है ये सिविलाइज जितने लोग हैं वो इन चीज़ों का बहुत, हमारे इधर हम कह देते हैं मम्मी डैडियाँ वगैरह वगैरह, मुझे लगता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना जो गंद है एटलीस्ट वो तो खुद साफ करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे हम लोग, मैंने बताया ना कि जब हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट से जाते हैं ना, तो जो मुझे फिट बात लगती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे काम हमें अपने ओन के ऊपर करना है। अब जैसे मैंने ट्रैवल किया पहला, मैं 2017-18 में जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मुझे पता था कि अब मैं ही हूँ अपने ओन पे। अब आप पढ़ने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के मामलात भी आप खुद देखते हो, फिर आप इमिग्रेशन के मामलात भी खुद देखते हो, फिर घर आके अपने कपड़े भी धोने हैं, लॉन्ड्री भी करनी है, खाना भी बनाना है। मैं तो बर्तन धोता था बहुत शौक से। सही बात, हाँ, बर्तन भी धोने हैं, लॉन्ड्री भी करनी है और उसके बाद फिर आपको अपना मेस भी देखना है, लाइक एवरीथिंग। तो आई थिंक वो वाला जो लाइफ फेज है वो हम सब पे आना चाहिए, हमें वो सेल्फ सफिशिएंट बनाता है
और वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं. अच्छा, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड, मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात किया कि वी क्रिटिसाइज वेस्ट लॉट इन अ वे कि बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वो अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, ये हो जाए. आई थिंक आई टुक दैट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और आई थिंक ये हमारे कल्चर में आ तो नहीं सकता लेकिन होना चाहिए था. बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, अब कॉलेज में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी को कॉलेज कहते हैं राइट, अब कॉलेज में वहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे गोरे गोरियाँ, मतलब दे वर सेल्फ सफिशेंट, उनको दे वर वरिड कि उनको अपना क्या फ्यूचर चूज़ करना है, उनको क्या डिग्री प्रोग्राम में जाना है, वो पैसे किस तरह मैनेज करेंगे, और उनको मतलब लाइक दे वर वरिड, उनको अपना घर लेना है, उनको अपनी गाड़ी का वो हर चीज़ मैनेज करनी है. तो आई थिंक ये फेज़ हम सब पे आना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे जो हमारी नेशन की एज इन ग्रोथ होगी, बिकॉज वर्क फोर्स में हमारे विमेन की पार्टिसिपेशन इज़ जस्ट ओनली 28%. विमेन कॉन्स्टिट्यूट्स 59%, नो लाइक 49% ऑफ द पॉपुलेशन. और उनका अनपेड लेबर है घरों के अंदर, वो अलग सीन है, उनको आप काउंट ही नहीं करते, दे आर नॉट इवन पेड फॉर इट, और उनके पास कोई स्किल नहीं है, घर पे बैठ के वो बस काम करते हैं, बर्तन धोना, एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ काम. तो वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, बस आपकी बेटी ग्रेजुएट हुई, उसको शादी कर दो. इफ़ समवन रीचेज 21 या 22, उसके पर शादी का सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स का प्रेशर और वो सारी चीज़ें. तो आई थिंक जो यूएस का ये कल्चर है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, और वहाँ से मैंने आई डिस्टिंग्विश्ड के मतलब मुझे क्या करना है. एंड being at 21, I reached that point कि I'm managing all my finances. मैं अब्बा से अब पैसे नहीं लेती, और बल्कि मैं अपनी बहनों छोटियों को गिफ्ट्स कर रही होती हूँ, ये चाहिए कुछ चाहिए, ठीक है आपकी बहन अब कमाती है, so I can get you that stuff. So it is very empowering feeling being a woman, being anyone who is Pakistani. अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन वाला इशू वो तो है ही है. मतलब मुझे लगता है कि अगर आप मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के अंदर आप अगर अपनी ख़वातीन को लेके नहीं आते ना, वी हैव आई गेस 50 और मोर देन 50% वुमेन पॉपुलेशन, तो 49, तो आप लोग ग्रो ही नहीं कर सकते. कि अगर आपकी इतनी 50% आपकी जो पॉपुलेशन घर में बैठी रहेगी ना, तो आप ग्रो नहीं कर सकते. और यही हो रहा है. यही तो सोशल डिलेमा है पाकिस्तान एक खवातीन वाला इशू तो एग्जिस्ट करता है कि हमें इनको वर्क फोर्स के अंदर लेके आना है, उस पर काम करना है हमें. अगर इससे हटके अगर आप बॉयज़ की तरफ भी आ जाते हो, जो यंग आजकल के नौजवान हैं उन पे भी आ जाते हो, मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट टिल द एज ऑफ 28. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो, वो क्या होता है कि हमारे कल्चर इस तरह का है कि आपको यूनिवर्सिटी आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं और आप पढ़ लेते हो, और तो आपको तब तक भी नहीं आपको पता कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है. ठीक है, क्योंकि आपका एजुकेशनल सिस्टम इतना फक्ड अप है कि आपको वो आपने उस पर सोचा नहीं है, आपने उस पर बात नहीं की, और आपको ना आपके पास स्किल्स हैं, तो आप 25-26 में जाके आप सोचते हो अब मैं क्या करूँ ज़िंदगी में. एक बंदा ख़ानदान में कमाता है, 30 खाते हैं उसको, ठीक है, सारे सुकून से. और फिर बच्चों की ना यहाँ बातें भी इस तरह की हैं, मेरे पापा ये हैं तो मेरी मामा ये है तो मेरा फलां ये है. मतलब मुझे लगता है इस चीज़ से हमें निकलना चाहिए. ये हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा रही. अच्छा, ये हमें फ़ायदा पहुँचा सकती थी. फैमिली कल्चर आपको फ़ायदा पहुंचाता है इस सेंस में कि इफ़ माय फैमिली सपोर्ट्स मी, अगर मैं 22 का हूं और स्टिल वो मेरे लिए पे करते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मल्टीपल स्किल्स सीखने चाहिए ताकि मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं, और बाय द एज ऑफ 24-25 मैं उन स्किल्स से अर्निंग करूं, और फिर मैं वो चीज़ आगे बाकी बच्चों में ट्रांसफ़र करता रहूं. तो हमने उस चीज़ का ना फ़ायदा उठाया, और जो चीज़ हम प्रैक्टिस करी जा रहे हैं इसमें फ़ायदा उठाया. मेरे अब्बू एमपी हैं, मेरे चाचू ये लगे हुए हैं, मैं ये करवा दूंगा, मैं एंड वी जस्ट टेक प्राइड इन दैट, और हम उसी के बारे में ब्रैग करते हैं. और अब्बा का बनाई हुई सब चीज़ों के ऊपर बेटे राज कर लेते हैं, बेटियां जो हमारा सो कॉल्ड कल्चर है, बेटियां पराई हैं तो बेटियों की शादियां हो जाती हैं, तो वो जो बाप का सारी दौलत होती है उस पर बेटा राज कर लेता है. सो वाई आर यू नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ? आपका अपना जो है, यू आर नॉट सेल्फ मेड, आपका पास खुद का कुछ नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू ब्रैग अबाउट, राइट? डिपेंडेंस बहुत है. सो आई थिंक हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंस के ऊपर कुछ हमारी जनरेशन को काम करने की ज़रूरत है, या ऐसे कोर्सेज डेवलप किए जाएं जिसमें ये सारी चीज़ें हों. और इसमें एक और बात अभी आपने बोली कि एक बाप कमाने वाला है और 30 लोग खाने वाले हैं, विच इज़ द डार्क रियलिटी एंड द सोशल डिलेमा ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी. सो आई थिंक इसमें बहुत मैंने अब आई हैव बीन वेरी एक्टिव विद द डेवलपमेंट सेक्टर एज वेल.
तो मैंने NGOs में काफ़ी देर काम किया है, कुछ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। सो आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है हमें फैमिली प्लानिंग पे काम करने की। FP23 इज़ द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो FP2030 पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को उनको बताएं कि आप आने वाले दौर में कितने रिसोर्सेज हैं, आप कितने बच्चे पाल सकते हैं, आप 2 कर लें, उनकी अच्छे से परवरिश कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको 6 बच्चे पैदा करने हैं, 7 बच्चे पैदा करने हैं, और इतनी बड़ी जनरेशन चल रही है, और व्हाट इज़ द आउटकम, फ़ायदा क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो जो डिमांड एंड सप्लाई वाली चेन है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है आपके पूरे मुल्क में। जो इन्फ्लेशन का रेट है, इम्पोर्ट्स डाउन है, एक्सपोर्ट्स नो इम्पोर्ट्स अप है, एक्सपोर्ट्स तो है ही नहीं है। मतलब अब आम थे, आम भी काट के DHA बना दिया आपने सारा। अच्छा, इसमें मैं गवर्नमेंट साइड का तो चलो वो तो मसला है ही है, मैं उसको इतना डिस्कस नहीं करता। हम इसको पॉजिटिव नोट पे लेते हैं कि जो हम बच्चे हैं ना, हम बच्चों को क्या करना चाहिए जो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, इवन इफ़ आई डोंट अफोर्ड कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं, मेरे पास फ़ोन सबके पास मौजूद है, राइट। उनके पास यूट्यूब है, उनके पास गूगल है, गूगल के अपने इतने ज़्यादा फ्री कोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, लिंक्डइन के कोर्सेज हैं, और बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री में कोर्सेज भी देते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग एटलीस्ट उन स्किल्स को लर्न करें, अपने पास मैक्सिमम स्किल्स रखें। जैसे मैंने वो चाइल्डहुड एजुकेशन पे हमने बात की ना, तो अब होता क्या है, हम में और उन बच्चों में फ़र्क ही है कि जब वो हाई स्कूल तक आते हैं उनको स्विमिंग आती है, पिलाटेस आता है, उनको योगा आता है, उनको पता नहीं क्या कुछ आता है। Definitely. उनको इतने ज़्यादा स्किल्स आते हैं कि वुड यू बिलीव, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, अभी मेरे 2 दिन पहले जर्मनी से कजन्स आए हुए हैं, दे आर 8 years old, दोनों ट्विंस हैं, और उसको डांसिंग भी आती है, जो उसको योगा भी आता है, ही इज़ वेरी गुड एट मैथ्स, उसको जर्मन आती है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, उसको पियानो बजाना आता है। उनकी ये एक्टिविटीज़ हैं। हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इस एज में? वो बेबी शार्क टू अच्छा, इसमें ना मेरे, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ना बहन के बच्चे हैं, वो बाहर से आए, वो कनाडा होता है और वो बाहर से आए, और उस बच्चे को आई गेस वो 7-8 साल का था, और उसे दुनिया के किसी आप जानवर के बारे में पूछ सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीक, उसको सब कुछ पता है, ठीक है। तो वो मुझे एक फिश के बारे में बता रहा है, कहता है आपको उसके बारे में पता है? मैंने कहा मुझे नहीं। कहता है मामू कम ऑन, आपको उसके बारे में नहीं पता? मैं कहा नहीं। कहता है गूगल इट। अब मैंने गूगल कह रहा हूँ, अब मैं गूगल पे लिखने लगा हूँ, साथ ही उसने सर पकड़ लिया। मैं कहा क्या हुआ? कहता है मामू माइक यूज करो। उसने गूगल का माइक ऑन किया, ठीक है, और मतलब मैंने उससे कितनी चीजें सीख ली। 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। तो हमें और उन बच्चों में फ़र्क ही है कि हमें जो 25 तक भी वो चीज़ें नहीं आती, वो जो बच्चे 6, 7, 8 में अब सीख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं भी चाहिए। मतलब हम हर चीज़ ब्लेम कर देते हैं। मुझे लगता है कि वी शुड प्ले आवर पार्ट, द रेस्ट विल फॉल इन प्लेस, राइट। तो वो हमें क्या करना है कि हम लोगों को मल्टीपल स्किल सीखने हैं, मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर काम करना है। अगर हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेड हैं तो हमें उसका फ़ायदा उठाना है पॉजिटिवली। हम नई चीज़ें ट्राई करें, नए बिजनेसेस ट्राई करें, नई नई जॉब्स करें। उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोजर है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा। फिर हम जो चीज़ जो चूज़ करेंगे कोई पर्टिकुलर फील्ड, उसमें हम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो वी डोंट हैव द कल्चर ऑफ मेकिंग और किड्स गोइंग आउट। हमारे बच्चे बस घरों में ही बंद रहते हैं सारा साल। मतलब उनकी इतनी टफ रूटीन हमने डेवलप कर दी हुई है कि मतलब इफ़ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, तो स्कूल जाना है, सुबह 6 बजे उठ के शाम 2 बजे वापसी होगी, 3 बजे सुपारा पढ़ने जाना है, कारी साहब आएंगे, उसके बाद 5 बजे ट्यूशन जाना है, ऐसे ही रात के 8 बज जाएंगे, उसके बाद रात का खाना खाना है, घंटा कार्टून देखने, एंड आई हैव टू स्लीप। ये हमारे बच्चों की बहुत सैड बात। हाँ, ये बहुत सैड बात है, और ये मैक्सिमम 12 साल तक, तो हम 12-13 साल तक यही फॉलो करते रहते हैं। और इतना वजनी बैग, हाँ, इतना वजनी बैग, ईंटें होती थी कसम से। तो हम लोग इतनी चीज़ें, मतलब अपने बच्चों को जब हम बाहर ही निकालते हैं, वी डोंट मेक देम मीट न्यू पीपल, या उनको हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते जिससे उनका एक्सपोजर या उनको मौका मिल सकता है अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने का। उनको पता चल सके इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल, या मतलब वो तरह की चीज़ें अगर मतलब देखें या एक्सपोजर मिले, तो आई थिंक दैट कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट इन डिसाइडिंग व्हाट किड्स वांट टू डू। हम बस एक ही चीज़ का प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। इन 2 चीज़ों के अलावा दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जो हमारे बच्चे करना चाहेंगे। और ये करते करते, वो अब्बा और अम्मा की ख्वाहिश पूरी करते करते बच्चा FSC कर लेता है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि उसको यूनिवर्सिटी में आगे क्या करना है। वो पता नहीं फिर BBA में घुस जाएगा,
बीबीए कर लेगा और मार्केट की डिमांड कुछ और है कुछ और और वो थ्रेटिकल पढ़ेगा, मार्केट प्रैक्टिकल वर्क मांगती है. सो आप जनरेशन ऐसे बच्चों की पैदा कर रहे हो जिनके पास कुछ स्किल्स नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, जिनकी सारी ज़िंदगी ट्रॉमाज में गुजरी है, वही घर की सारी स्टोरीज देख के. एंड आई एम सॉरी टू से, लाइक आई हैव डन रिसर्च अबाउट इट एज वेल, कि हमारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है इन डिफरेंट वेज. तो बच्चों की वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली वो इन्फ्लिक्ट हो जाती हैं एज इन फॉर्म ऑफ द ट्रॉमाज, और वो सारी चीज़ें. तो फिर वही जनरेशन बनती है जो हमारे सामने है आज, टिकटॉक के ऊपर वायरल जनरेशन. मतलब वो, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग ना ज़रा छक्का कौम है, कि हम लोग किसी छक्के के इंतज़ार में है. मतलब कि ओवरनाइट सक्सेस किसी तरह से मिल जाए. नॉर्मली आप वॉरेन बुफे से किसी ने पूछा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो तो बड़ी सिंपल है, उसको सारे फॉलो करके बिलियनर्स क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि वो कहता है क्योंकि सब में इतनी पेशेंस नहीं है. तो हम लोगों के जो हम बच्चे हैं हम लोग, तो हमारे अंदर वो पेशेंस वो हम लैक करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए हम जल्दी जल्दी सारे. मैं एक बच्चे से मिला 21-22 साल का था, मुझे कहता है मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ. मैंने कहा ब्रो क्यों? कहते हैं कि मैंने इतने काम ट्राई किए चले नहीं. मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहता है 21 साल. मैंने कहा तुमने 21 से कितने के काम ट्राई कर लिए होगा? मैंने कहा भाई तुम छोटे से बच्चे हो. मैंने कहा तुम यही बात अगर 70 साल की एज में करते ना तो मुझे शायद तब भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ी वो सेंस बनती क्योंकि तुम 70 के हो गए हो. अभी तो ब्रो तुम बहुत यंग हो. तो वो हमारे अंदर वो जो पेशेंस है वो हम ब्लैक करते हैं. हम चाहते हैं जल्दी जल्दी. वो टिकटॉक वाला जो आप कंटेंट बात कर रहे हो वो बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी, हम उस वीडियो के इंतजार में कि वो कोई क्लिक करे और मैं सुबह उठूं और सारे लोग माइक लेके आए हों. ऑल्सो लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट द कल्चर ऑफ टिकटॉक. जिस तरह मलेशिया की एग्जांपल ले, हम चाइना की, इट हैज़ बीन, मतलब वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है एज इन न्यूज़ को डिसेमिनेट करने के लिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इशू हो ही नहीं सकते. जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो एक प्लेटफॉर्म है. वो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं. आप टिकटॉक को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो. आप उसको इन्फॉर्मेशन का सोर्स बना सकते हो, आप उसको एंटरटेनमेंट का, तो आपको बहुत से फ़ायदे हैं. और मैं प्लेटफॉर्म पे कभी भी बात नहीं करता, प्लेटफॉर्म इशू हो भी नहीं सकता. ये हमारी बात है. मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जैसे नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर वो बैलेंस नहीं है, कोई बहुत अमीर है और बहुत गरीब है, और गरीब लोग, हम लोग बहुत शिकवा भी करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. लेकिन मुझे लगता है आजकल फ़ोन सबके पास है और इंटरनेट ऑलमोस्ट सबके पास है. तो मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको बेहतर यूटिलाइज़ करूँ. वो जो आप पेरेंट्स वाली बात कर रहे थे, ऑब्वियसली दैट एग्जिस्ट, कि पेरेंट्स का इशू है. बल्कि पेरेंट्स को 3 इडियट्स मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए ताकि उन्हें आइडिया हो कि बच्चों को सोचने दें. हाँ, क्योंकि टॉक्सिक पेरेंटिंग, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, टॉक्सिक पेरेंटिंग का किड्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर और थ्रू आउट देयर होल लाइफ इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स. वो जो बड़े होके बनते हैं, वो अगर आपका बच्चा वायलेंट है तो उसके ऊपर उसके पास्ट और उसने जो घर में सब कुछ देखा है उसके एक इम्पैक्ट है, उसका एक इन्फ्लिक्टेड वो सारी चीज़ें हैं जो उसके एक्शंस में हमें नज़र आ रही होती हैं. ट्रू. तो वो मैंने बताया ना, पेरेंट्स को 3 इडियट्स सबको मेरा ख्याल मैंडेटरी है. क्योंकि आप अगर नॉर्मली अगर पेरेंट्स मुझे चॉइस नहीं देते ना, हमारे बच्चों में अगर आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग 25-30 में हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो डिसीजन पावर हम वो लैक करते हैं. और वो क्यों लैक करते हैं? क्योंकि हर चीज़ के लिए पापा ने बताया था कि ये करना है. क्यों करना है कभी सवाल नहीं किया. क्वेश्चंस हम लोग करते नहीं है, रीजनिंग हमारे पास होती नहीं है, तो हम वो डिसीजन पावर एज ए नेशन लैक करते हैं. क्वेश्चंस हमें करने भी तो नहीं दिए जाते ना. अच्छा, ये दोनों बातें हैं. मैंने बताया ना कि डिसीजन पावर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है कि जब पेरेंट्स आपको बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है, जैसे आपको सब्जेक्ट्स इवन पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. भाई क्यों भाई? मैंने यही बात अभी पहले की है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग वो मुझे खुद चूज करने चाहिए. अब अगर छोटे छोटे डिसीजंस भी मेरे पेरेंट्स मुझे खुद लेने देंगे ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी अपनी चॉइस होगी, मेरी अपनी ओपिनियन होंगी. तो वो फिर that is very important and I think it is more important for the girls at the same time. boys के पास भी decision making power होती है in some ways, वो रात को, मतलब अभी आप फ़ोन करके बोल दो अम्मी को कि मैं घर नहीं आऊँगा, so she would be fine. But if it's on me, so I have to justify in certain ways कि क्या है, क्यों है. So I think ये लड़कियों के लिए बड़ी important चीज़ है. In order to be financially independent, in order to be successful in life, you have to make your own choices.
चाहे वो करियर चॉइसेस हैं, चाहे वो आपने अपने पार्टनर चूज़ करने की चॉइसेस लेनी है, ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके अपने फैसले भी हों, जिस तरह अभी मेरा डिसीजन था दैट आई हैव टू डू जॉब, मुझे इस्लामाबाद मूव होना है और मुझे पता था कि ये मेरे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आई फॉट फॉर इट, कि मुझे पता है मेरे घर में किसी ने नहीं किया पहले, लेकिन आई डिड इट फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई करियर। सो अगर इसमें मैं फेल भी हो जाऊंगी, सो एटलीस्ट आई कुड लर्न थ्रू आउट द प्रोसेस, मुझे पता चल जाएगा कि ये डिसीजन मैंने लिया था, इसमें ये गलत चॉइसेस थी और इसमें क्या चीज़ बेहतर करके मैं अगला डिसीजन बेहतर कर सकती हूँ। सो डिसीजन मेकिंग पावर फॉर द गर्ल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिकॉज और ये बात आप सही कह रहे हो कि ये पेरेंटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, Parenting के लिए, पेरेंट्स को definitely. इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों को चॉइस दें, पेरेंट्स बच्चों को डिसीजंस लेने दें। उससे क्या होता है कि बच्चा सीखता है। जैसे मुझे लगता है मेरी, अगर मैं आज इस तरह कहूँ तो मेरे पेरेंट्स का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे Definitely. पेरेंट्स ने मुझे कभी बाउंड नहीं किया था, मैं बचपन से अपने डिसीजंस खुद लेता था, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा सीख जाते हो, क्योंकि आप खुद मिस्टेक्स कर लेते हो। आप जैसे कुछ पेरेंट्स ने की हुई हैं, लेकिन स्टिल मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। बात तो सारी एक्सपीरियंस की है। तो जब आप जितने ज़्यादा डिसीजंस लोगे, आपके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। अच्छा, और इसका फ़ायदा ये, जैसे आपने बताया ना कि आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लिए हैं सारे, एंड इट हैज़ मेड यू द पर्सन यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। सो जब आप डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अपने खुद के हाथ में आ जाती है, सो इट मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग अदर पीपल इन द रूम, बिकॉज द वे यू आर केयरिंग योर सेल्फ, ये और आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस। तो आपके बात करने के अंदाज से वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, दैट मेक्स यू व्हाट यू आर, राइट? और दैट इज़ वेरी ट्रू। मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाया क्वेश्चंस करना, मुझे उन्होंने ये पावर दी कि मैं डिसीजंस ले सकूं। मैं बचपन से डिसीजंस ले रहा हूं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है कम एज के अंदर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस इन दी एंड, राइट? कि अब वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको ये सिर्फ बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, तुम लो डिसीजंस, वो गलत हो सही हो, इमोशनल सपोर्ट दैट मैटर्स अ लॉट। और फिर आपको इसका एक और फ़ायदा भी मिलता है कि आप उन चीज़ों को ओन करना शुरू कर देते हो। फॉर लाइक अगर आपने अपनी पेरेंट्स की मर्जी से किसी चीज़ डिग्री को परस्यू किया या करियर को, तो आप उस चीज़ को ओन नहीं करते, राइट? क्योंकि आप कहते हो कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था तो मैंने कर दिया। लेकिन अगर पेरेंट्स ने आपको ये अथॉरिटी दी हो, ये डिसीजन मेकिंग आपको आती हो, तो जब आप खुद डिसीजन लोगे तो फिर आप उसको ओन कर सकते हो। फिर गलत हो सही है, वो आप ही का है। यही बात मैंने की। और फिर अगर आपका गलत भी हो जाता है, एंड आई होप नॉट वो गलत हो, सो इट कैन गिव यू अनदर एक्सपीरियंस। आपकी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है कि हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन अनदर डिसीजन यू आर गोना टेक इन योर लाइफ। ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह रमना, बहुत शुक्रिया एक तो आपका टाइम देने का इतने शॉर्ट नोटिस पे, छुट्टी वाले दिन। क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली इट हैज़ बीन हैपन टुडे। और स्पेशली आप गुजरावाला आए इस चीज़ के लिए, सो आई एम ऑनर्ड दैट यू केम टू माई सिटी। और बड़ा अच्छा लगा आप जैसे इंस्पिरेशनल इवन लोगों से बात करके, एंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी इन सम वेज टू एजुकेट दैम, सो इट्स गुड टू बी ऑन देयर प्लेटफॉर्म। थैंक यू रमना। अच्छा रमना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ, जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो यंग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो लोग चाहते हैं कि आप उनको इंस्पायर करें, आप जैसे लोग जो उनको ऑलरेडी इंस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज वो क्या करें? आई थिंक हमने इस पे बात कर ली है पहले, एंड दैट हैज़ बीन कि टेक योर ओन डिसीजंस, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपकी लाइफ है, ये आपके अब्बा या अम्मा की ज़िंदगी नहीं है। सो स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस, start doing what you love, because I am doing what I love and I enjoy what I do, because मुझे जर्नलिज्म पसंद था और मुझे यही करना था। तो मैं जो भी करती हूँ ज़िंदगी में, जो भी घूमती हूँ फिरती हूँ, जिस मुल्क में जाती हूँ, वो इसी के सिलसिले में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अभी मैंने आगे भी जिन मुल्कों में जाने का प्लान है, तो वो इसी से कनेक्टेड है। और वो लोगों को बस मेरी स्टोरीज देख के लग रहा होता है कि मतलब ये तो बस घूम फिर रही है, बट वो मेरे काम मतलब उसके थ्रू मेरा काम हो रहा होता है। सो ट्राई टू फाइंड वट यू लाइक, ट्राई टू फाइंड वट यू लव, और जब आपने डिसीजंस खुद लेंगे, सो लाइफ वुड बी मोर ईजियर। एंड टू द गर्ल्स आउट देयर, स्टॉप थिंकिंग कि आपके लिए कोई महाराजा आएगा और वो आपके आके ज़िंदगी सेट कर देगा। अपनी ज़िंदगी का जो है ना स्टीयरिंग अपने ख़ुद हाथ में लें और उसको ख़ुद चलाएं। सो साथ वाली सीट पे कोई आके बैठे और देन यू कैन मेक योर लाइफ बेटर टुगेदर, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है उसको ख़ुद चलाएं।
so life would be much easier, and you would be someone who would be talking here someday to him and inspiring other people. अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खातून मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई होप कि आप लोग भी इंस्पायर्ड हों। ये एक अच्छी बात है कि हम जैसे यंग लोग हैं, हम मिल के चाहें तो हम अपनी जो सोसाइटी है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप बहुत सी की चीज़ें हैं जो आप इस कॉन्वर्सेशन से ले सकते हो कि एक तो हमें डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, हमें बहुत से स्किल्स लर्न करने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राई करते रहना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। हम कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं है, कोई बहुत कामयाब लोग नहीं हैं, हम भी अभी ट्राई कर रहे हैं। तो बस आप भी अपनी अपनी मैक्सिमम चीज़ें ट्राई करो। वो कहते हैं ना, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। तो आप ट्राई करते रहते हो और इवेंचुअली फिर आप एक ऐसे शख्स बन जाते हो जिसकी आपकी ख्वाहिश थी या जो आप बनना चाहते थे। तो इसीलिए बस आप कोशिश करते रहे। Okay, so I would like to say fail again and then fail better. आप पहले फेल करेंगे, उसके बाद बेहतर तरीके से फेल करेंगे, और जो उसके बाद फेल करेंगे उसमें उन दोनों का कुछ बदले में सीखेंगे, राइट? माइक ड्रॉप। इस पे हम खत्म कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को। इसके बाद कोई और किसी और लफ्ज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच रमना फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम दोबारा कोई पॉडकास्ट करेंगे और किसी नई टॉपिक, बल्कि हमारी ट्रैवलिंग वाली अभी रहती है and we will talk about that. तो वो हम दोबारा कभी पॉडकास्ट करेंगे तो उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रमना। आई विश यू लक। आप इस तरह काम करती रहें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। Same for you. थैंक यू रमना।